Good afternoon, friends. Once again, welcome to each one of you on this Know Your GST platform where we will discuss all your GST related queries. As we all know, we are regularly organizing this program on every Thursday 4 p.m. where we are discussing the problems of GST, your queries, and our solutions. So today we are having CA Arun Chajarji, our host and expert, along with CA Prateek Gupta ji. Prateek ji just joining. He is also expert in GST. So we will discuss all the problems in next half an hour. Arun ji, now I request you to say few words about current scenario under GST. म्यूट है अरुण जी आपका. आई थिंक अरुण जी बैकग्राउंड में कोई यूट्यूब चैनल ओपन है क्या? नहीं, मैं वही देख रहा हूँ कि आवाज कहाँ से आ रही है. कहीं पे भी ओपन नहीं है. ओके, अभी ठीक है. प्रतीक जी प्लीज चेक योर एंड. हाँ प्रतीक, थैंक यू. सो आज हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग द जीएसटी. वैसे तो काफी रिलैक्सेशन है, ऑलमोस्ट 15 डेज की, रिगार्डिंग द कंप्लायंसेस ऑफ द अप्रैल 2021, वो आईएफएफ के रिगार्ड में हो या जीएसटीआर1 मंथली के रिगार्ड में हो. इंटरेस्ट, एक बात ध्यान रखना कि अगर आपकी टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ है तो आपके लिए लेट फीस तो रिलैक्स है, लेकिन इंटरेस्ट का कोई रिलैक्सेशन नहीं है. सो एज ए रीजन दैट रूल 36(4) has been relaxed, so it was advisable to file the GSTR3B in time, that is 20th only, for SSC having the aggregate turnover greater than 5 crore. Otherwise तो लेट फीस में भी रिलैक्सेशन है और इंटरेस्ट में भी रिलैक्सेशन है फॉर अदर एसएससी. सो इन सभी ड्यू डेट का ध्यान रखते हुए आप डेटा इन टाइम कंप्लीट कर लें एंड अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखें. सो इसी के साथ मैं पहली क्वेरी प्रतीक जी को इनवाइट करना चाहता हूं एंड टू शेयर योर व्यू रिगार्डिंग द फर्स्ट क्वेरी. प्रतीक जी अनम्यूट कर लीजिए, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ. एक सेकंड. Good afternoon, everyone. Thank you, Sumit ji. Thank you, Arun ji, for inviting me. And sir, my voice is audible ना? आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, yes, प्रतीक जी perfect. सर क्वेरी को मैं थोड़ी बड़ी कर रहा हूँ, ठीक है जी. Hello. Yes, प्रतीक जी you are audible. सर आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही है बीच में थोड़ा सा. Okay. Prateek ji, can you see the first query on the screen? तो आई थिंक हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन जो आया है रोशन चौधरी जी का क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें वो पूछ रहे हैं रिवर्सल ऑफ आईटीसी एज पर रूल 42 that equals to the total input tax credit involved on the inputs and input service for the tax period. Total input means as per books और as per GSTR 2A और as per GSTR 2B. तो इनका क्वेश्चन जो मुझे समझ आया है कि आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो अमाउंट आपको जो कंसीडर करना है वो आपको अमाउंट GSTR 2A या 2B का कंसीडर करना है या फिर टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज करना है यहाँ पे. सर यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट की डेफिनेशन क्या कहती है. आपकी जो टोटल इनपुट टैक्स जो क्रेडिट आ रहा है
वो आपका टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट आएगा, नॉट एज पर जीएसटी 2A एंड नॉट एज पर जीएसटी 2B। सो हमें जब टी निकालते हैं वहाँ पे, तो टी के अंदर हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर जीएसटी 2A लेना है, ना कि हमें 2A या 2B वाला, सॉरी जीएसटीआर, सॉरी इनपुट क्रेडिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेना है, ना कि जीएसटी 2A वाला। तो वहाँ पे आपका कंसीडर एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला ही होगा। उसका इशू क्या हो रहा है? अरे यार, हेलो, सुमित जी एक बार कंफर्म करेंगे। सुमित जी यस अरुण जी। वॉइस मुझे सुनाई नहीं दे रही या प्रॉब्लम है कुछ? नहीं, प्रॉपरली वॉइस सुनाई दी थी। दी थी क्या? ओके हाँ, बट देयर इज सम प्रॉब्लम विद प्रतीक गुप्ता जी फॉर इंटरनेट। फाइन। Arun ji, one query from Sanjay Gupta ji I have received on phone, that he is asking about cancellation of registration, कि विद इन अ मंथ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल कराना है। तो इन केस आज की डेट में हम कोई कैंसिल कराते हैं तो क्या हम 31 मार्च 2021 डेट डाल सकते हैं क्या? if there is no turnover, no sales in April month? मेरे हिसाब से डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉर्मली कहते हैं कि भाई विद इन 30 डेज अप्लाई करना चाहिए कैंसिलेशन, अगर कोई भी चेंज है डेटा तो विद इन 30 डेज अप्लाई करना चाहिए। बट हाँ, एक कोई भी रीजन हो सकता है कि भाई आपने नहीं डाला, तो वो आप बता सकते हैं और आप डेट जरूर डाल सकते हैं 31 मार्च। ओके। एक और क्वेरी है संजय गुप्ता जी की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिगार्डिंग HSN कोड, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम नेम एंड अप्रैल ऑनवर्ड्स रिक्वायर्ड। यहाँ पर इनका क्वेश्चन है कि हम जो एक आइटम कोई परचेज करते हैं, जैसे फर्नीचर परचेज किया तो उन्होंने फर्नीचर मेंशन किया, फर्नीचर का HSN कोड मेंशन किया, बट दैट इज बुकिंग इन माय books of accounts like table, chairs or something else item wise. So what is the correct propositions under this? Please elaborate. आप अपना व्यू शेयर करेंगे इस पॉइंट के ऊपर? प्रतीक जी। जी सर, आपका एक क्वेश्चन है कि रिगार्डिंग HSN कोड एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम नेम फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स, number of clients having no number of items in one code, so we can put in HSN code in item name. सर थोड़ा सा आप डिलिबरेट करेंगे इसमें क्या आप पूछना चाहते हैं एग्जैक्टली? मतलब जो HSN कोड आपका जो है आपका, वो आप जब रिटर्न फाइल करते हैं उसमें आपका जिस पर्टिकुलर HSN कोड के अंदर फॉल करता है तो आपको वही शो करना पड़ता है। थोड़ा सा आप मुझे एक बार डिलिबरेट करें। जो मैंने अभी बात करी है, मैंने जो अभी डिस्कस किया है ओवर फोन, तो उनका क्वेरी है कि अगर हमने सपोज कोई फर्नीचर आइटम परचेज किया और फर्नीचर मेंशन किया उन्होंने HSN में 4 डिजिट में, एंड दैट आइटम हम अपनी बुक्स में जब बुक कर रहे हैं उस आइटम को, तो पर्टिकुलर टेबल है, चेयर है या अलमीरा है, पर्टिकुलर आइटम को बुक कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट आ जाता है कि हम एक ग्रुप हेडिंग को डिस्क्राइब करें या पर्टिकुलर आइटम को HSN बुक करें। सर पर्टिकुलर आइटम के अगेंस्ट में आपको HSN कोड चेक करना है आपका क्या एप्लीकेबल होता है, और उस स्पेसिफिक आइटम जो आपका HSN कोड है वही आपको मेंशन करना है अपनी रिटर्न के अंदर एंड एज पर आपके अपने इनवॉइस के अंदर भी। तो स्पेसिफिकली 4 डिजिट का एप्लीकेबल है, देन 4 डिजिट का, अगर 6 डिजिट का स्पेसिफिकली एप्लीकेबल है देन 6 डिजिट का आपको करना है। जो आपका अभी 1 अप्रैल से जो चेंज आया था जिसमें इन्होंने जो भी टर्नओवर के बेसिस पे उन्होंने जो करा था उसको स्पेसिफिक ही करना है उसको। ओके, सो राइट है, राइट, मतलब एग्जैक्ट मेंशन करना। अदरवाइज क्या प्रॉब्लम होगी कि सपोज मैं इनवॉइस जनरेट कर रहा हूँ, सिस्टम जनरेटेड इनवॉइस ही भेज रहा हूँ, तो मैं जो इनवॉइस बनाऊंगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्री पास करूंगा उसके अकॉर्डिंग इनवॉइस बनाऊंगा। उन्होंने 2 और एग्जांपल लिखे हैं संजय जी ने, लाइक मेडिकल आइटम एंड इलेक्ट्रिकल आइटम्स, मेडिसिन आइटम और इलेक्ट्रिक आइटम। सो एग्जैक्ट जो नेचर है वही नेचर आप लिखें। ओके। In case of the import through courier, bill of entry same is not reflecting into it, how can I claim the ITC of the same? सर ये प्रॉब्लम है
नॉर्मली जब हम अगर मान लो DTDC या किसी भी कुरियर के थ्रू जब हम इंपोर्ट करते हैं, तो ये ट्रांजैक्शन का जब वो बिल ऑफ एंट्री जो भी आपका वो GS जब वो अपना कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं, तो आइस गेट के थ्रू हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो रीजन मेरे हिसाब से वही होना चाहिए कि हमारा जो GST नंबर है वो प्रॉपर डाल नहीं रहे, दैट इज द रीजन इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग। अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा तो हम ITC नहीं ले सकते, ये मेरा व्यू है। गौरव जी कृपया ऐड करें। आई थिंक सर मैं आपको इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। इसमें मेरा व्यू ये कहता है कि उसमें हम लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि जो इनवॉइस जो कोरियर एजेंसी जो इनवॉइस रेज कर रही है उसमें आपका नाम मेंशन है कि नहीं है, उस इनवॉइस के अंदर आपकी डिटेल्स आ रही हैं कि नहीं आ रही है। बिकॉज जब वो रिटर्न फाइल करेंगे अपनी, तो उसमें वो तभी दिखा पाएंगे जब आपकी इनवॉइस की डिटेल्स आ रही होंगी, तभी आपके जो GSTN नंबर जो इनवॉइस की डिटेल्स है वो आ रही होगी, तभी दिखा पाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू माई व्यू यू हैव टू चेक द इनवॉइस और जो बिल ऑफ एंट्री जिसमें डिटेल्स उन्होंने मेंशन कर रखी है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। In financial year 2021, sales as well as output tax and TV is considered excess. And the input is also claimed wrongly because of same amount. However, the book and GST are not correct. How to rectify? सर इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपने अपनी GSTR 1 में तो शो अपने सही करा हुआ है, आपको अपना जो GSTR 3B आप जो फाइल करेंगे उस GSTR 3B के अंदर आपको करेक्ट करना पड़ेगा। और आपका जो 2021 की अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर आपका वो ओवर हो चुका है, तो आप नेक्स्ट मंथ में अप्रैल के अंदर उसको कंसीडर कर सकते हैं और अपनी जो GSTR 9 है उसके अंदर आप अपना वो जो भी उसका ट्रीटमेंट होगा उसको आप प्रॉपर्ली आप कर सकते हैं उसके अंदर, जहां आपको शो करना है GSTR 9 के अंदर। सो इन्होंने क्या किया है, शायद दोनों को ही इन्फ्लेट कर दिया, सेल को भी फिगर को भी इन्फ्लेट कर दिया और ITC को भी इन्फ्लेट कर दिया विद द सेम अमाउंट। करेक्ट ना? तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू टैक्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ओवरऑल टैक्स न्यूट्रल सिचुएशन है। सो यस GSTR 9 में करेक्ट करने से हो जाएगा। आई थिंक और आई कुछ थिंक इसमें उन्होंने आउटपुट टैक्स भी इन्होंने जो था वो एक्सेस दिखाया हुआ है इन्होंने, तो आउटपुट टैक्स जो एक्सेस दिखाया हुआ है वो आपका GSTR 9 के अंदर ही आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट वहीं करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से क्या होगा, मेरा मुझे लगता है कि दोनों फिगर को, सेल को और ITC को, दोनों को वो रिड्यूस करके रिपोर्ट कर देंगे GSTR 9 में, राइट ना? ग्रेट, करेक्ट। एंड उसके ऊपर जो भी टैक्स की एप्लीकेबिलिटी आएगी वो आपको पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। अश्विन ठक्कर जी, इज कंपोजिशन डीलर रिक्वायर्ड टू पे द RCM ऑन GTA सर्विस? 100% यस सर। RCM मतलब अगर मैं स्पेसिफिक कंपोजिट डीलर की बात करूं ना, तो सिर्फ एक जगह उसको रिलैक्सेशन है एंटायर RCM के केस में, जहां पे वो सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस है, वहां पे कंपोजिट डीलर को प्रोवाइजो में रिलैक्सेशन दिया है। अदरवाइज अगर आप GTA हैं, मतलब अगर आप कंपोजिट डीलर हैं और GTA की सर्विस रिसीव कर रहे हैं, तो आपको देना पड़ेगा टैक्स RCM में। बिल्कुल सर। फाइन। गौरव जी, जय सुख जी का क्वेश्चन है, whether can we withdraw or refund application after show cause notice, if yes how? सर इसमें बेसिकली आपको जो शो कॉज नोटिस इश्यू हुआ है उस नोटिस के अगेंस्ट में आपको उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, वो विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड ही होता है वो। अगर आपने वो विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड आपने अगर विड्रॉ कर लिया, देन वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर आपने अगर रिप्लाई फाइल कर दिया, देन इट इज अ सफिशिएंट रिप्लाई। अगर आप नहीं करते हो देन वो आपको ऑटोमेटिकली रिजेक्शन ऑर्डर इशू कर देगा, और रिजेक्शन ऑर्डर इशू करने के बाद आपका वो ऑटोमेटिक रिफंड आपका जो है वो कैंसिल हो गया और वो विड्रॉ हो गया। हाँ, तो सेपरेट कोई ऐसा नहीं रिक्वायरमेंट है ना कि विड्रॉल करने के लिए? नहीं, सेपरेटली अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरुण जी, अगर आपको कोई और भी तो आप प्लीज बताइए सर। हेलो, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। एंड वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम अश्विन ठाकर जी। सर का क्वेश्चन है कि कंपोजिशन डीलर के केस में कंपोजिशन डीलर क्लोज हिज बिजनेस लायबल टू पे टैक्स ऑन क्लोजिंग स्टॉक
जी सर, बिल्कुल आपको वो करना पड़ेगा क्लोजिंग। अगर आपका कोई कंपोजिशन डीलर है, अगर वो अपना बिजनेस क्लोज करना चाहता है, देन उसकी जो क्लोजिंग स्टॉक पे जो भी लायबिलिटी बनती है टैक्स की, ही हैज टू पे, और अकॉर्डिंगली देन उसके बाद ही वो अपना बिजनेस क्लोज कर सकता है। सो ही हैज टू पे द टैक्स लायबिलिटी ऑन क्लोजिंग स्टॉक। GST one for the month of April 2021 filed but forgot to fill details in table 12. Filed but forgot. So जो आपने information miss कर दी है, I think table 12 is for table 12 जो है आपका, I might be शायद HSN code, I think HSN code के regarding है, या फिर डॉक्यूमेंट सबरी है। आई थिंक शायद आई नीड टू चेक दिस थिंग कि टेबल 12 किसका है। और अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन आपने मिस कर दिया, आपने नहीं दिखाई है, देन उस केस में आप उसको नेक्स्ट मंथ में उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। आपकी नेक्स्ट मंथ की रिटर्न में वो आप कंसीडर करके उसको आप करेक्टली दिखा सकते हैं उसको आप। So that we can have open number of item account in Tally. Some item sometimes client writing don't understand. When putting entry in Tally, we can put main item medicine instead of individual medicine. प्रतीक जी, इनका क्वेरी संजय सर का क्वेरी रिलेटिंग टू HSN कोड है कि जहाँ पर ग्रुप को लिखें या इंडिविजुअल आइटम को लिखें, ये कंफ्यूजन थोड़ा सा रहेगी इन फ्यूचर, तो हाउ यू टू एड्रेस? सर इसमें बेसिकली अगर आप टैली के अंदर देखते हैं, टैली के अंदर आपको, आप जब आइटम कोड क्रिएट करते हैं तो वहां पे आपको आइटम डिस्क्रिप्शन पूछता है आपसे, और साथ में आपका HSN कोड भी वहाँ पे पूछता है, वहाँ पे ऑप्शन आता है आपका। तो अगर आपके पास मल्टीपल आइटम्स हैं, उन मल्टीपल आइटम्स को आप क्रिएट करके साथ में HSN कोड भी उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपनी रिटर्न में भी अपडेट कर सकते हैं। तो आई थिंक टैली के अंदर आई डोंट सी एनी इश्यूज। आप आइटम कोड जब क्रिएट करते हैं उस टाइम पे आप अपना HSN कोड भी वहाँ मेंशन कर सकते हैं और साथ में आपका आइटम डिस्क्रिप्शन भी वहाँ मेंशन कर सकते हैं, एंड रेट भी आपका मेंशन हो जाता है। सो आई थिंक आपके जो टैली के जो भी कंसर्न पर्सन है उनसे आप डिस्कस करिए कि टैली के अंदर एंट्री कैसे ओपन करनी है, तो दे कैन हेल्प यू आउट इन दिस मैटर। Okay. And same item, bulb, tube, switch, etc. lot of items, instead of we can put electric item. I think same view. या करेक्ट सर, सेम व्यू है। अगर आप स्पेसिफिकली अगर आप सेम आइटम, बिकॉज आप ईवी बिल बनाते हैं या फिर अगर आप कोई भी इनवॉइस बनाते हैं, तो आपका जो डिस्क्रिप्शन है दैट शुड बी एक्यूरेट। आप जो सेल कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, आपको स्पेसिफिकली वही मेंशन करना है, ना कि आपको कोई अदर डिस्क्रिप्शन मेंशन करनी है। बिकॉज एल्स अगर उन्होंने कुछ रास्ते में वो जो आपके ईवी बिल के रिगार्डिंग कोई इश्यूज आएंगे तो देन वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है आपको। सो यू हैव टू मेंशन द एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम। What is the timeline for filing such an application and deficiency memo to seek after 2 years of invoice? डेफिशिएंसी मेमो का जो टाइम लिमिट काउंट होता है वो स्टार्ट मतलब वो आपको नया रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना है और उसका भी वो विद इन टाइम होना चाहिए 2 ईयर। अगर आपको डेफिशिएंसी मेमो जो कि अगर 15 दिन के अंदर इश्यू हो गया बट लेकिन उसके बाद में आपकी टाइम लिमिट खत्म हो गई, तो आप रिफंड एप्लीकेशन अपने जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग वो टाइम बार्ड एप्लीकेशन है। बट हाँ, इसके रिगार्ड में ना अभी रिसेंटली रिट पिटीशन फाइल हुई है। रिट पिटीशन क्या फाइल हुई है, दैट कि अगर कोई डेफिशिएंसी मेमो इश्यू होता है उसके बाद में जो एप्लीकेशन मानी जो हम फाइल करते हैं रिफंड एप्लीकेशन, दैट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ न्यू रिफंड एप्लीकेशन। उसको पीछे वाली रिफंड एप्लीकेशन के ट्रेल के रूप में ही समझा जाना चाहिए। कहने का मतलब, अगर आपने रिफंड एप्लीकेशन विद इन 2 ईयर, फर्स्ट रिफंड एप्लीकेशन विद इन 2 ईयर फाइल कर दी, अगर उसके बाद डेफिशिएंसी मेमो इश्यू हो भी जाता है तब भी आपकी रिफंड एप्लीकेशन एक्सेप्ट होनी चाहिए नई वाली। तो इट शुड नॉट बी काउंटेड एज ए सेपरेट रिफंड, न्यू रिफंड एप्लीकेशन, जो कि एज ऑफ नाउ अभी न्यू रिफंड एप्लीकेशन काउंट होती है एज पर मास्टर सर्कुलर 125। So we cannot change the output of the spreadsheet 3 and difference will remain online. Consider spreadsheet do not purchase as no need of kind what is the response। सर इसमें आपको सिर्फ एक ये चीज ध्यान रखनी है, आपकी जो आपने बिल्कुल करेक्ट कहा कि आपकी
जो रिटर्न है आपकी GST 9 है, उस पर डेटा जो आपका आउटपुट टैक्स का डेटा आता है वो GST 1 से रिफ्लेक्ट होता है, बिल्कुल करेक्ट। और आपकी जो टैक्स लायबिलिटी एक्चुअल में भी आपकी उतनी ही है आपकी, बस इश्यू क्या है आपने GST 3B में गलत दिखाया हुआ है, तो आपको अकॉर्डिंगली जो पेमेंट वाला सेक्शन है उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, और रेक्टिफाई करने के साथ में आपको पेमेंट उसकी करनी पड़ेगी, और आपको आउटपुट टैक्स में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंगली वो आप एज इट इज आप उसको फाइल करेंगे, बस पेमेंट वाले पोर्शन पे जाके आपको चेंज करके उसका जो है DRC 03 के थ्रू आपको पेमेंट उसका कराना पड़ेगा। Which rate or regular tax of unsold stock? आई थिंक ये किसी अर्लियर क्वेरी के कंटिन्यूशन में है। अच्छा, तभी मैं सोचा कि ये सर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्लोजिंग, अगर बिजनेस क्लोज करके तो उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा इन केस ऑफ कंपोजिशन डीलर। बिल्कुल, मेरा भी व्यू यही था कि करना पड़ेगा उसको। उसमें क्या पूछा था, उसमें रेट क्या एप्लीकेबल होगा? अच्छा, मेरे हिसाब से जो कंपोजिट डीलर के ऊपर एप्लीकेबल है वही रेट के अकॉर्डिंग आप टैक्स पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंपोजिट डीलर अगर बिजनेस कंटिन्यू करता तो क्या रेट पे सेल करता, वो अगर ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर है तो 1%, सेम रेट मेरे हिसाब से वो एप्लीकेबल होगी जो कंपोजिट डीलर में है। ये मेरा व्यू है। ठीक सर, अगर इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर ऑप्ट आउट करते वो, तो ऑप्ट आउट करने के बाद फिर उसमें क्या होता है, फिर उसमें रेट कौन सा एप्लीकेबल होता है फिर अगर वो कंपोजिशन स्कीम से? मतलब यहाँ पे मुझे जो समझ में आया, इन्होंने बिजनेस क्लोज किया, राइट ना? करेक्ट। अगर ऑप्ट आउट कर लेते हैं तो मतलब कि स्विच ओवर कर रहे हैं आप कंपोजिशन टू रेगुलर। हाँ, नॉर्मल में आ गए। हाँ, तो स्टॉक के ऊपर तो आपको टैक्स नहीं देना, जब आप एक्चुअली सेल करेंगे उस पे एक्चुअल टैक्स लगेगा। मतलब सेल करेंगे तब टैक्स एप्लीकेबल होगा, न्यू रेट जो एक्चुअल रेट है नॉर्मल वाला। हाँ, तो उसके वो डीम टू बी सप्लाइड मान लिया जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेरी भाई मनीष अग्रवाल जी। प्रॉब्लम है सर इसमें ये बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत लोग फेस कर रहे हैं ये वाला इशू। आपको अकॉर्डिंग टू मी इसको आपको नेक्स्ट मंथ की रिटर्न में जब आपका आपकी जो भी आउटवर्ड सप्लाई है उसमें से आपको रिड्यूस करके अपना दिखाना है। करंट मंथ में अगर आप नहीं दिखाते हैं देन उसको आपको नेक्स्ट मंथ में नहीं दिखा पाते हैं तो देन आपको नेक्स्ट मंथ में उसको एडजस्टमेंट करना है उसका। सो दैट इज द व्यू। प्रतीक जी, यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, मतलब जो कि गलत ट्रीटमेंट है, मैं ये एग्रीड हूँ आपके बात से। द पीपल आर टेकिंग द सेम एज एन ITC, सो अपना टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर पा रहे, तो वो क्या कर रहे हैं, एंड स्पेशली तब करते हैं जब क्या होता है, जब ये क्लोजिंग पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल आज मार्च के महीने का रिटर्न है और मार्च में मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो पीपल आर सेइंग दैट वी विल टेक द ITC, बट इसके कॉम्प्लिकेशन काफी हैं, तो काइंडली अवॉइड द पॉइंट। सजेशन दैट गिवन बाय प्रतीक जी, दैट एब्सोल्युटली करेक्ट, कैरी फॉरवर्ड करें। दर्शन जी, अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का जो इनवॉइस है, भले वो साथ में इश्यू करें या सेपरेट इश्यू करें, उसकी टैक्सेबिलिटी जो ट्रीट होगी ना, वो कंपोजिट सप्लाई के कॉन्सेप्ट से ही ट्रीट होगी। आप सपोज मेरा आइटम नॉर्मली क्या देखा है मैंने, ऑटो पार्ट इंडस्ट्रीज में देखा है, वो क्या करते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में टैक्स रेट 28% है या 18% है। अब अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उसी बिल पर ऐड करता हूं तो होगा क्या, कंपोजिट सप्लाई के कॉन्सेप्ट के कारण ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर टैक्स क्या रेट लगेगा, वही रेट जो आपका प्रिंसिपल पर लेवी है, तो 28 या 18। अवॉइड कैसे करते हैं, वो कहते हैं हम सेपरेट टैक्स इनवॉइस इश्यू कर देते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन और 5% 12% या RCM। बट पॉइंट टू बी नोटेड, ये ट्रीटमेंट मेरे हिसाब से इनकरेक्ट है। रीजन क्या है, क्या आप ट्रांसपोर्टर हैं, क्या आप जीटीए की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? अगर हाँ तो 5% और 12% ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप जीटीए नहीं है तो आपको कंपोजिट सप्लाई के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो टैक्स एप्लीकेबल है वही अप्लाई होगी ऑन दैट ट्रांसपोर्टेशन। सो दिस इज माय व्यू। कुछ में सेक्शन 15 एप्लीकेबल हो जाएगा, जो वैल्यूएशन रूल्स कहते हैं, वैल्यूएशन के ऊपर की आपका वो मेन सप्लाई की उसमें ऐड हो जाएगा वो। करेक्ट। एक मिनट का ब्रेक लेता हूँ।
was GST payable cancelled by department and business also discontinued. Now we want to pay tax. Can we pay and show? सर आपको इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपना रिस्टोर कराना पड़ेगा जीएसटी, और आपका जो जिस पीरियड से पहले मतलब जिस पीरियड के बाद वो आपका कैंसिलेशन हुआ है उससे पहले की रिटर्न तो आप फाइल कर सकते हो, उसके बाद की रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते हो। तो आपकी जो लायबिलिटी अगर पहले की अगर कोई है एप्लीकेबल, देन आप यू कैन पे थ्रू जीएसटी पोर्टल। और अगर आपकी उस पीरियड की बात की है, मेरा जिस डेट को वो आपका कैंसिलेशन हुआ है, अगर उसके डेट के बाद की कोई लायबिलिटी आती है, देन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो पहले जीएसटी को रिस्टोर कराना पड़ेगा डिपार्टमेंट के थ्रू। देन उसके बाद आपकी जो भी टैक्स की लायबिलिटी और जो भी रिटर्न्स आप अकॉर्डिंगली आप फाइल करेंगे उसकी। सो yeah, the restoration is the right option. Okay, perfect. From 1920. What 2 is put sent for applicant received back, but no ITC back. Sir, this is the applicability. आपका ITC 04 जो है वो applicable होता है आपका कि जॉब वर्कर जो डीलर है जिसने जॉब वर्क के लिए गुड्स सेंड करे हैं उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, और वहां से जो रिसीव हुए दोनों के केस में आपका एप्लीकेबल हो जाता है आपका। और अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है, देन इट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, यू हैव टू फाइल द। आवाज आ रही है? आई थिंक प्रतीक जी की आवाज नहीं आ रही है। अरुण जी जल्दी रिप्लाई। मैं टिकल कर लेता हूँ एक बार वापस, वो आईटीसी 4 वाले क्वेश्चन पर एक बार ले जाते हैं। हेमंत जी, आईटीसी 04 17-18 के लिए रिलैक्स था, 18-19 के लिए रिलैक्स था, अप टू जून 19 तक रिलैक्स था, उसके बाद में कोई रिलैक्सेशन नहीं था। तो और एज ऑफ नाउ अभी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपने अगर अभी तक फाइल नहीं किया है तो आप क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। एटलीस्ट आपने इंटीमेशन तो दे दिया, कोई पिनल कॉन्सिक्वेंस तो आपके ऊपर नहीं होगा। और अभी रिसेंट क्वार्टर के लिए तो टाइम लिमिट है, हमारा एक्सटेंड किया गया है। सो इन माय व्यू स्टिल यू कैन फाइल द आईटीसी 04। दिस इज माय व्यू। pulses floor are taxable or not under GST? नॉर्मली सर अगर अनब्रांडेड है तो ये आइटम एग्जेम्प्ट है जीएसटी में, और अगर ये ब्रांडेड आइटम है तो देन इट इज टैक्सेबल। RCM applicable if GT is paid on exempt goods. If GTA is paid on exempted goods like eBay rules. आप अच्छा ईशान जी हैं, नमस्कार ईशान जी, कैसे हैं? सो मेरा पॉइंट है ईशान जी कि अगर मैं एग्जेम्प्टेड गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूं तो जब तक ये सीरियल नंबर 21 में नहीं आएगा, सीरियल नंबर 21 एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर वहां पे नहीं आएगा तब आरसीएम हमेशा एप्लीकेबल होगा। आरसी में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, इवन दो जो अंडरलाइन गुड्स है वो एग्जेम्प्टेड है, और ईवे बिल भी एग्जेम्प्ट होगा बिकॉज वो रूल 138-14 का जो क्लॉज ए बोलता है उसके कारण एग्जेम्प्ट है, या क्लॉज बी बोलता है। राजेश शर्मा जी हमारे काफी सीनियर एडवोकेट्स हैं, हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं एंड काफी अच्छा नॉलेज रखते हैं जीएसटी में। ईशान जी भी काफी अच्छी होल्ड रखते हैं, रियली अप्रिशिएट। सो सॉरी इज दिस जीएसटी ऑडिट इज एप्लीकेबल? इन माय व्यू सर अभी तक चूंकि फाइनेंस एक्ट 2021 को नोटिफाई नहीं किया है और सेक्शन 35(5) से हुआ है डिलीट, वो रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं हुआ, प्रोस्पेक्टिवली। तो कहने का मतलब जब भी वो नोटिफाई होगा वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए नोटिफाई होगा, मीनिंग देयर बाय 2021 के लिए जीएसटी ऑडिट होगी। दीक्षा गुप्ता जी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ 9(4) इज ओनली फॉर द रियल एस्टेट डेवलपर, एब्सोल्युटली करेक्ट, and not on other goods and services which is purchased from unregistered dealer in case of the other than real estate, sir, absolutely correct। 9(4) 1 फरवरी 2019 लैंग्वेज जो सेक्शन में था अमेंडमेंट किया गया, नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज नोटिफाइड क्लास ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होगा। पहला नोटिफिकेशन इफेक्टिव हुआ था 1 अप्रैल 19 से, और by 7/2019 नोटिफिकेशन नंबर, एंड देन वी कैन से
on which there are 3 item is being notified and जो recipient है वो promoter है, तो आपका जो thought है, आपका जो view है absolutely correct है, कोई denial नहीं है. What should be the SSC code for the GST charge on the reimbursement of expenditure assuming not covered under Rule 33? Should the SSC code be the same as original services? SSC कोड पराग जी थोड़ा टिपिकल हो जाएगा बताने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा टैरिफ है, याद नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग. एंड आप ये कह रहे हैं कि प्योर एजेंट के कॉन्सेप्ट में फॉल नहीं कर रहा है, फाइन. तो क्या SSC कोड सेम होगा एज ओरिजिनल सर्विसेज? अगर नहीं, सेम नहीं होगा. आपका जो अगर एक्सपेंडिचर है सेपरेट है तो उसका HSN कोड सेपरेट ही होगा. सिर्फ आपका जो टैक्स रेट है वो सेम हो सकता है कंसीडरिंग द कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई का जो भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं आप, बट SSC कोड डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा. राइट. In financial year 2021, rent receipt for the commercial property 26 lakh. Due to the pandemic, our revised agreement rent received 1 lakh per month. Should we pay the GST or exempt from GST because turnover is 20 lakh? नहीं. Preceding financial year, आपको रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना, ये डिपेंड करता है प्रीसीडिंग ईयर की टर्नओवर के ऊपर. प्रीसीडिंग ईयर की टर्नओवर आपकी 20 लाख को क्रॉस कर रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. और जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, 1 रुपए की सप्लाई हो, आपको इसके ऊपर टैक्स देना है. मीनिंग देयर बाय करंट ईयर की टर्नओवर भले 20 लाख के कम हो, लेकिन आपको टैक्स देना पड़ेगा. ये मेरा व्यू है. सर प्रतीक जी करेक्ट सर, बिल्कुल. ओके. ओके फाइन सर, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का टर्नओवर आपको देखना है. हाँ, इन द मीन टाइम अरुण जी एंड प्रतीक जी, हमारी जो कल से एक GST स्पेसिफिक सीरीज स्टार्ट हो रही है ज्ञान गंगा, जहाँ पर इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिस्कशन विल बी हेल्ड. सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट टू ज्वाइन so that next 2 hours में each industry specific issue will be discussed. Great. कल से स्टार्ट हो रही है जी. So okay, great. Congratulations सुमित जी. Thank you and everyone will enjoy the session. Thank you. Question है, क्या interest earned on savings account, FD account, LT, CG, bond, etc. to be declared in the GST return? सर मेरा मानना ये काफी जगह ये डिबेट होती है, क्वेश्चन आता है. नॉर्मली प्रॉब्लम कब आती है? जब मैं प्रोपराइटर की GST की बात करता हूँ. मान लो मैं प्रोपराइटर हूँ, मेरा ही पेन मेरे बिजनेस में यूज हो रहा है, मेरा ही सेविंग अकाउंट है, तो कहने का मतलब जब तक वो आपका इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट FD अगर आपके बिजनेस की नहीं है, तो वो ट्रांजेक्शन सप्लाई नहीं है, वो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग वो सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा. तो अगर सप्लाई नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन तो एग्जेम्प्ट सप्लाई हो ही नहीं सकता. कहने का मतलब आप ये इसलिए हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि सर ये एग्जेम्प्ट है, क्या मुझे एग्जेम्प्ट सप्लाई में डिस्क्लोज करना है? तो मेरा कहना है कि मुझे डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. और इसका आर्गुमेंट इसका आर्गुमेंट क्या है या रीजन क्या है? मैं कहता हूं वो ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं है, तो एग्जेम्प्ट का तो कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता. प्रतीक जी प्लीज ऐड समथिंग. नेट इश्यू कि ये सप्लाई की डेफिनेशन में फॉलो ही नहीं करते हैं. अच्छा, इसमें हेलो, अगर ये आपका अगर इंटरेस्ट आपका बिजनेस का होता जी, अगर आपका ये बिजनेस का अकाउंट होता आपका ये, और बिजनेस का आपका करंट अकाउंट होता और उसका आपका अगर कोई इंटरेस्ट आ रहा होता, देन दिस विल बी अ एग्जेम्प्ट सप्लाई और आपको अपनी रिटर्न में उसको एग्जेम्प्ट सप्लाई में शो करते हैं. एंड उसमें आपको मतलब उसमें टैक्सेबल तो है नहीं है, एग्जेम्प्टेड ही है, तो उसके ऊपर आपका एग्जेम्प्ट में आपको GST CB में शो करना पड़ेगा उसको. ओके. If the refund application rejected after suppose notice, then can we do the fresh application? No sir, appeal में जाना पड़ेगा आपको. हेमंत शर्मा जी, can we not file ITC 04
और व्हाट विल द इंटरेस्ट और पेनल्टी? ITC 04 जहां तक मुझे याद है, प्रतीक जी आपको मालूम है क्या इंटरेस्ट, क्या लेट, क्या पेनल्टी? मुझे ध्यान नहीं है इसका ITC 4 का। मेरे हिसाब से कोई लेट फीस एप्लीकेबल तो सर नहीं है। जी प्रतीक जी। सर इसमें हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि वैसे मेरी मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग भी कोई इसके ऊपर लेट फीस या पेनल्टी नहीं है इसके ऊपर, बट हमें ये समझना पड़ेगा कि इसका आईटीसी के अंदर क्या इम्पैक्ट आएगा। बिकॉज अगर मैंने उसको रिटर्न में नहीं शो करा ITC 04 का, और आपका जो उसमें टाइम पीरियड है विद इन 1 ईयर और 2 ईयर्स वाला जो टाइम पीरियड है, वो भी आपका एक तरीके से डिफेम हो गया आपका। वो आपने फाइल नहीं करी है, देन उसका जो आपका ITC क्लेम करने का जो टाइम पीरियड होता है वो भी आपका लैप्स हो गया ऑल टुगेदर। तो आपका इसमें ITC में भी इम्पैक्ट आएगा। तो आपको यू हैव टू स्टडी कि ITC में आपका 1 ईयर और 2 ईयर में अगर आपका फॉल करता है, ITC भी अकॉर्डिंगली आपका उतना अमाउंट से रिवर्स हो जाएगा। और या तो इसमें आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी तो नहीं लगेगा, बट ITC के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना पड़ेगा। ग्रेट। वेदर business हाँ, 3 of the parents 6 will be classified as agriculture सर। क्लासिफिकेशन इज ए बिग डील दैट अगर आपका ये जो ब्रीडर वाला बिजनेस है, और अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आ रहा है, देखो आएगा या नहीं आएगा ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, थोड़ा R&D और करना पड़ेगा, बट बिकॉज इट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। बट हाँ, बाकी जो लास्ट वाला पार्ट है वो बिल्कुल सही है। अगर मैं उस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करवाता हूँ जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, तो मेरा सीरियल नंबर 21 एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के कारण वो ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट होगा, RCM एप्लीकेबल नहीं होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। करेक्ट सर। नो सर, Request of दिस इज the नॉट पॉसिबल। नहीं हो सकता ये। आपने एक बार उसको कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर दिया और वहां से अप्रूव भी हो गया वो, देन आपके उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको रिस्टोर करने का, आपको नया रजिस्ट्रेशन ही कराना पड़ेगा। ग्रेट। सर ये हम लोग अभी डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं इसके ऊपर। पे द आपके टैक्सेस। ऊपर जो भी टैक्स एप्लीकेबल होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। book profit on input cost and also charge commission and fee shows separately in the invoice. So GST is applicable on the existing charge or it is a component supply. If you are claiming reimbursement and book profit and also charge commission. सर इसमें आपको ये देखना पड़ेगा ये आपकी कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल करते हैं कि नहीं करता है। अगर आपका ये कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल करते हैं कि आप ये जो कमीशन चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे, उस कमीशन के अगेंस्ट में आपको कोई रिइंबर्समेंट मिल रहा है, एंड दिस इज टोटली अ रिइंबर्समेंट। रिइंबर्समेंट से मतलब है आपका कि आपका ये आप कंपनी के बिहाफ पे आप पे कर रहे हो या कंपनी के बिहाफ पे कोई एक्सपेंस आप कर रहे हो, देन आपको इसको दिस इज नॉट GST इज नॉट एप्लीकेबल। बट अगर ये कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बनता है, देन उस केस में आपको टोटल अमाउंट पे GST चार्ज करना है और अपने इनवॉइस के ऊपर शो करना है वो आपको। फुली I take जैसे कि अरुण जी ने भी अभी बताया था कि कर सकते हो, आपको जो हाँ आप ये कर सकते हो। वैसे आपको या सॉरी आप आपकी कैंसिलेशन, मेरी आवाज ज्यादा, एक सेकंड। नहीं अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं, अगर आपके ऊपर आपका टर्नओवर लेस देन 20 लाख अगर रहता है, देन आप GST उसको सरेंडर कर सकते हो। इट इज पॉसिबल, यू कैन डू इट। One tax was ended up with existing business started new one can carry forward its earlier ITC into new ITC business. सर इसमें इसका आंसर इज वेरी वेरी बिग नो। आप इसका कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आपने अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस अपना क्लोज कर दिया, देन आपको GST जो 10 होती है फाइनल रिटर्न वो फाइल करनी होती है, और वो फाइल करने के टाइम पे आपका जो भी ITC आपका जो क्लोजिंग पे जो ITC आपका रहा वो लैप्स हो जाता है। और अगर आप नया रजिस्ट्रेशन लेते हैं, देन उस केस में आपका नया
जो भी आपका नया सेपरेटली वो बिल्कुल ऑल्टुगेदर नए आपको नए रूप से देखना है उसको। तो पुराने वाले का कोई भी आईटीसी होगा उसका क्वेरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा। एम आई करेक्ट अरुण जी? अगर हाँ क्लोज करने के पहले नया रजिस्ट्रेशन ले लिया तो मैक्सिमम आप आईटीसी ट्रांसफर कर सकते हो आईटीसी 2 के माध्यम से। बट हाँ क्लोज ही कर दिया उसके बाद नया नंबर लिया देन यू कांट डू इवन दो देयर इज एन एक्सेस। सर नो आइडिया अबाउट इनकम टैक्स सर। My question is one time call. Okay. Period from both 2 years from Yes, absolutely correct. सो ये जो अमेंडमेंट था ना, आप जो 1 फरवरी 2019 जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 की बात कर रहे हैं, पहले ये एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से काउंट होता था और बाद में ये जीएसटीआर 3B के पीरियड से काउंट होने लग गया। ये प्रोबेबली प्रोस्पेक्टिवली था, बट कुछ भी कहो, चाहे प्रोस्पेक्टिवली कहो या रेट्रोस्पेक्टिवली कहो, 17 18 1 फरवरी 19, हाँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये होगा तो प्रोस्पेक्टिवली, बट शायद डिपार्टमेंट इनिशियली टाइम बार्ड बोल के रिजेक्ट कर ले, आपको रिट फाइल करनी पड़ेगी। डेफिनेटली मैं एग्री करता हूं कि ये प्रोस्पेक्टिवली नहीं हो सकता, सॉरी रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं हो सकता, ये चेंजेस प्रोस्पेक्टिवली होगा, क्योंकि जो अमेंडमेंट आया था ना वहां पे एज सच कहीं नहीं लिखा हुआ था कि इट वुड बी रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल। बट एक पॉइंट और है सर, एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूं, लेकिन मजे की बात क्या है कि पहले साल का अगर मैं जुलाई 17 की भी बात करूं, पहला कौन सा टैक्स पीरियड था मेरा? जुलाई 17। तो जुलाई 17 में 2 साल अगर ऐड करता हूं तो जुलाई 19 होता है। तो कहने का मतलब इन्होंने अमेंडमेंट वेल इन एडवांस कर दिया। मतलब आपके पास उस टाइम भी आपके पास टाइम था, कम से कम 6-7 महीने का, 5-6 महीने का जो भी था, टाइम था कि आपको रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी देनी चाहिए। ये शायद थोड़ा नेगेटिव काउंट हो सकता है, बट मेरे हिसाब से अगर डिपार्टमेंट में रिजेक्ट होता है क्योंकि वो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबल नहीं लिखा हुआ था, you can definitely win this particular point in my view. Is better. I think ये already answer कर दिया है, already answer कर दिया। ये हमने ऑलरेडी आंसर कर दिया अभी हाँ, काफी डिटेल में आपने लिया था। ओके सर अगेन आपका क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें थोड़ा सा इमीडिएटली आंसर करना पॉसिबल नहीं है, बट मैं ये कहता हूँ आपको थोड़ा सा R&D करना पड़ेगा इसके ऊपर। Can we file the refund of ITC accumulated of financial year 1920? What is the time limit? ITC accumulation 2 years. Can we file the refund of ITC accumulated 2 year होगा? Say for example अगर आपका 5431 के कारण अगर जीरो रेटेड सप्लाईज है, उसके कारण आप एक्यूमुलेशन का रिफंड ले, अच्छा आपने लिखा, सॉरी आपने एक्सपोर्टर लिखा है 2 ईयर। अगर ये एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स है तो जिस दिन गुड्स इंडिया लीव करता है, ठीक है ना, उस तारीख से 2 साल तक। और अगर ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है तो जिस टाइम में आपको रियलाइज होता है ना पैसा, जब रियलाइजेशन होता है तब से 2 साल। एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ प्रतीक जी, अभी इसी पॉइंट के रिगार्ड में डिटेल डिस्कशन हो रहा था किसी के साथ में, तो एक अच्छा पॉइंट है, मतलब बहुत बड़ा डाउट है, डिस्प्यूट है। सपोज मैं ये कहता हूँ कि मैंने 2 साल मैंने कोई एक्सपोर्ट किया आज, मैंने कोई पीछे एक्सपोर्ट किया जिसका रियलाइजेशन आज आता है। फॉर एग्जांपल जनवरी 21 का एक्सपोर्ट था और इसका रियलाइजेशन जून 21 में आता है। अब ये तो मालूम है कि मैं जून 21 से 2 साल तक फाइल कर सकता हूँ रिफंड एप्लीकेशन, एब्सोल्युटली करेक्ट। बट पॉइंट ये आता है कि मैं जो रिफंड एप्लीकेशन सेलेक्ट करूंगा वो जनवरी 21 का फाइल करूंगा या जून 21 का फाइल करूंगा। तो लोग नॉर्मली कहते हैं भाई जिस टैक्स पीरियड का उसी टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइल करोगे, आप जून 21 का फाइल थोड़ी करोगे। लेकिन अगर आप एग्रीगेट टर्नओवर की जो अमेंडेड वो जो अमेंडेड किया है डेफिनेशन में क्लॉज 4D में जो अमेंडमेंट किया है, उस हिसाब से देख के ऐसा लगता है कि जिस महीने रियलाइजेशन होता है उसी महीने फाइल करना चाहिए, उसी महीने का फाइल करना चाहिए, उस महीने में नहीं, उस महीने का फाइल करना चाहिए। मीनिंग thereby RFD 01 should be filed for the month of the June 21 instead of the Jan 21। लेकिन काफी बड़ा लिटिगेशन पॉइंट है, there is no clarity, we expect from some clarity CBSE side।
प्रतीक जी, अरुण जी, थोड़ा क्विकली अपने क्वेश्चंस ले लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस हैं अभी। सूरज जी, आंसर इज नो, कांट सेलेक्ट। वी कैन, एक जीएसटी नंबर में दो ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, आइदर फॉरवर्ड आइदर आरसीएम। प्रोपराइटर का डेथ हो चुका है तो स्टॉक का इनपुट नहीं है, सन के नाम में जीएसटी नंबर ले लिया, मैं स्टॉक को ट्रांसफर कर सकता हूं सन के नाम में आईटीसी 2 फाइल करके। एब्सोल्युटली करेक्ट। सर्कुलर 96 डिटेल प्रोसेस सेम जो आप बोल रहे हैं संजय जी, ये सेम प्रोसेस उन्होंने आईटीसी सर्कुलर 96 में बताया, आप रेफर कर सकते हैं। सर मैं थोड़ा क्विकली क्लोज कर देता हूं प्रतीक जी, ठीक है जी सर जी। I have done some adjustment in the 9 for the 1920. So in B6 9, do I need to show that effect in the current year 9 or not to report only the current? Sir, अगर आप GSTR 9 फाइनेंशियल ईयर 20-21 या 19-20 की भी बात कर लूं, वहां पे एक आप इंस्ट्रक्शन जाइएगा, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 कैपिटल ए ऐड किया है, 4 टेबल, टेबल 4, टेबल 5, टेबल 6, टेबल 7, 4 टेबल में आपको सिर्फ करंट ईयर का डेटा बताना है, डेटा ट्रांजैक्शन जो कि पर्टेनिंग टू द अदर फाइनेंशियल ईयर नॉट टू रिपोर्ट एट ऑल। So answer would be yes, only current year का डेटा आपको बताना है। Rule 36(4) is overruling 16(4) since we can claim the ITC up to the September fine, but Rule 34 is very vulnerable. So rule is bigger than section, or we should abide to the section. Absolutely correct. You should abide by the section only. अगर आपके पास नोटिस आता है तो you can give the reply कि आपने जो ITC लिया पहले मिस हो गया था, आज आपने लिया because of the time period 16(4) में जो दिया गया। HSN समरी में कमीशन इनवॉइस के लिए क्वांटिटी डिटेल में क्या मेंशन करना है, आप क्वांटिटी में या तो 0 मेंशन कर सकते हैं या मैक्सिमम 1 कर सकते हैं। सर्विस के केस में क्वेश्चन आता है क्या एसएससी कोड का डिटेल देना है, एसएससी कोड का डिटेल देना, आंसर वुड बी 100% यस, एसएससी कोड का डिटेल देना है आपको टेबल 12 ऑफ द जीएसटीआर 1 में। बट वहां पे क्या कि क्वांटिटी और यूनिट क्या सेलेक्ट करेंगे, आप यूनिट में अदर सेलेक्ट कीजिए, क्वांटिटी में या तो 0 या 1 एज पर योर चॉइस, नो प्रॉब्लम। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ confectionery item like namkeen, chocolate and the biscuit or any occasion including Diwali, will ITC be allowed? Answer is big no. No, 17(5) H के कारण मेरे हिसाब से अलाउड नहीं है, और इवन मैं फूड एंड बेवरेजेस पे वैसे भी आईटीसी नहीं ले सकता, चाहे नाम इसका 17(5) दूं या नाम इसका 17(5) दूं, आउटपुट सेम आएगा, आईटीसी नॉट अलाउड। सो यहाँ पर अगर इनके क्वेश्चन को चेंज करते हैं, अगर इसकी जगह इन्होंने कोई गिफ्ट आइटम लिया होता तो वेदर इट विल बी अलाउड, आईटीसी विल बी अलाउड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। का बात करें, दिवाली के ओकेजन पे गिफ्ट दे रहे हैं, दिवाली के ओकेजन्स पर, सो आईटीसी अगेन अलाउ नहीं होगा। उस टाइम पे मैं सिर्फ एक ही सेक्शन यूज करता सुमित जी, 17(5)H। अगर मेरा आउटवर्ड ट्रांजैक्शन गिफ्ट है तो मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बड़ा मजेदार बनता है, आज ही किसी के साथ डिस्कशन हो रहा था, मान लो अगर आउटवर्ड सप्लाई आप अब गिफ्ट अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक लैपटॉप बाय किया और लैपटॉप आपने दिवाली के रूप में अपने एम्प्लॉय को दिया। मैं जानबूझकर एम्प्लॉय क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि वो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे आपका आउटवर्ड सप्लाई भले आपने आईटीसी लिया है या नहीं लिया, वो टैक्सेबल होगा बिकॉज ऑफ द रिलेटेड पर्सन। अब जैसे ही वो टैक्सेबल हो गया तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, इवन दो इट इज बीइंग गिवन एज ए गिफ्ट। सर्कुलर 92। क्लब करेंगे, अप्रैल 21 में क्लब करेंगे सर, उस जो भी ट्रांजैक्शन है ना, जो भी आपका मार्च का ट्रांजैक्शन है उसको अप्रैल 21 में क्लब करेंगे, पोर्टल में आप दिखाएंगे, ठीक है। Same question, sir. Prima facie, I can say it's my business promotion expenditure. It is neither as a gift, but initial stage में आपको fight करना पड़ेगा for ITC. They may disallow, but मेरे हिसाब से ITC मिलना चाहिए because it is not a gift. It is my sales promotion. और litigation issue है, but ये वाला इसमें काफी सारे व्यूज हैं कि इसमें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, प्रोपोर्शनल में कंसीडर करना है कि नहीं करना है, तो ये लिटिगेशन इशू है, बट अकॉर्डिंग टू मी इसका मिलना चाहिए। ओके, सो प्रतीक जी एंड अरुण जी, थैंक यू वेरी मच। अरुण जी, आई एम एडिंग यू। Thank you very much, Pratik ji and Arun ji, for your wonderful discussion. And I hope in last 50 minutes we have solved more than 50 queries. So thank you very much. And weekly we are organizing this program. So thank you very much. Every Thursday 4 PM we are here. And from tomorrow हमारी एक जो सीरीज शुरू हो रही है, GST specific, industry specific sessions. So please join us from tomorrow. So thank you very much to all participants. Thank you Pratik ji. Thank you Arun ji. Thank you Arun. Thank you Arun ji. Thank you Sumit ji. Thank you bhai.